नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम आशियाने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज हम अपने कार्यक्रम में बातचीत करेंगे ऑफिस के इंटीरियर के बारे में, क्योंकि ऑफिस हमारा कार्यस्थल होने के साथ साथ हमारी जिंदगी को भी काफी प्रभावित करता है। हम ऑफिस में सप्ताह के 7 दिनों में 5 या 6 दिन बिताते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि हमारा अपने घर से ज्यादा वक्त ऑफिस में काम करते वक्त गुजरता है। ऐसे में ऑफिस का इंटीरियर हमारे लिए बेहद अहम हो जाता है। इसी पर आज हम बातचीत करें, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं ये छोटी सी रिपोर्ट। आज हर अच्छी कंपनी अपने कर्मचारियों को अच्छा वर्किंग एटमॉस्फेयर देने की कोशिश करती है। इसके लिए वो ऑफिस के इंटीरियर को ऐसा बनाने की कोशिश करती है जिससे वो काम के दौरान अच्छा महसूस कर सके और उन्हें थकान कम से कम आए। इसके लिए जहाँ तक हो सके ऑफिस में हर टेबल पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। हर व्यक्ति को काम करते समय प्राइवेसी पसंद है, इसलिए ऑफिस की सिटिंग व्यवस्था में इस बात का विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए। दीवारों के रंग व्यक्ति की सोच को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए ऑफिस की दीवारों पर हल्के व खुशनुमा रंगों का प्रयोग किया जाना चाहिए। हरियाली आंखों को सुकून और मन को ताजगी से भर देती है। इसके लिए ऑफिस में जगह के हिसाब से पर्याप्त संख्या में खूबसूरत पौधे लगे गमले होने चाहिए। साफ सुथरा और हवादार ऑफिस बेहतर होता है, इसके भी पूरे इंतजाम होने चाहिए। ऑफिस का रिसेप्शन कंपनी का आईना होता है, इसी से ऑफिस के बारे में सही अंदाजा हो जाता है। इसलिए रिसेप्शन पर हर चीज व्यवस्थित और साफ सुथरी होनी चाहिए। कलरफुल रिसेप्शन आने वालों को काफी इम्प्रेस करता है, इसलिए रिसेप्शन पर स्टेशनरी से लेकर हर चीज मल्टी कलर हो तो बात ही कुछ अलग होगी। रिपोर्ट IPC 24। तो कैसा हुआ ऑफिस का इंटीरियर, किन बातों को ध्यान में रखकर अपने ऑफिस को और भी बेहद खूबसूरत बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा करने के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इंटीरियर डेकोरेटर वसुंधरा वर्मा जी। वसुंधरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इससे जुड़ी कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 400877। अगर आप रायपुर से बाहर के दर्शक हैं तो रायपुर का कोड भी लगा लीजिए 077 पर। वसुंधरा जी, जैसे जैसे जमाना बदल रहा है, खूबसूरती और जो थीम है ये लोगों को काफी अट्रैक्ट करती है। अक्सर हम ये देखते हैं जब हम कभी ऑफिस में जाते हैं तो सजा संवरा ऑफिस मैनेज किया हुआ बड़ा आकर्षित होता है। क्या इसके लिए आपको लगता है कि इंटीरियर डिजाइनर की ही जरूरत है या अपनी क्रिएटिविटी से भी हम अपने ऑफिस को डेकोरेट कर सकते हैं? देखिए, हर फील्ड में एक क्रिएटिविटी के अलावा एक टेक्निकल चीजें भी होती है। तो एक दूसरा फील्ड वाला बंदा, अभी हम डॉक्टर है, डॉक्टर को बोलेंगे अपना कैबिन डिजाइन करो, वो बहुत अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका फील्ड होता है डॉक्टर। हम छोटी मोटी इलाज सर्दी खांसी का तो कर लेते हैं, लेकिन ऑपरेशन हम खुद नहीं कर सकते। तो एक एक्सपर्ट की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है, बिल्कुल, अगर डिजाइन करना है इंटीरियर तो वो बहुत जरूरी है। डिजाइनर जो होता है कभी भी वो ऑफिस ही नहीं, कोई भी जगह का, चाहे वो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हो, होटल प्रोजेक्ट हो, रेस्टोरेंट हो, जो भी हो, उनका ये ड्यूटी सबसे मस्ट होता है कि एक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। रिक्वायरमेंट ब्यूटी प्लस क्रिएटिविटी भी हो जाती है। काफी लंबा वक्त इसमें आपने बिताया है वसुंधरा जी। इतने सालों में कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा कि लोग अब क्या चाहते हैं कि अपने ऑफिस घर को व्यवस्थित भी चाहते हैं, साथ ही साथ जो आजकल हम देखते हैं कि वास्तु दोष वो भी ना हो, इसका भी काफी ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल, ऐसे इस तरीकों को अभी जो दिखता है रायपुर में, आज से 15 साल पहले लोग अवेयर नहीं थे। अभी ये हो रहा है कि छोटा से छोटा भी ऑफिस डाल रहे हैं या शॉप खोल रहे हैं या घर बना रहे हैं तो उनको इंटीरियर करवाना ही है। मतलब इतने शौकीन हो गए, इतने जब मैंने कोर्स किया था आज से 15 या 16 साल पहले, लोगों को पता नहीं होता था इंटीरियर डिजाइनिंग क्या है। जी, वो पूछते थे कि क्या होता है इसमें। उनको ये लगता था हाँ जाती होगी कहीं पे, बस बता देती होगी, हाँ यहाँ पे फ्लावर पॉट रख लो, ये पेंटिंग डाल लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन अभी सभी को अवेयर हो चुकी है वो चीज। तो ये जो अवेयरनेस है ये कितनी जरूरी भी हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से देखते हैं कि एक इंटीरियर डिजाइनर जो होता है वो एक छोटी सी जगह को भी काफी मतलब अच्छा बना लेता है, काफी स्पेस उसमें हो जाता है। तो ये क्या कोर्स करने के साथ साथ आ जाता है या ये अपना माइंड सेटअप होता है, अपनी जो क्रिएटिविटी होती है माइंड की वो यहाँ पर ज्यादा काम आती है? देखिए, ये डिपेंड करता है, जो क्रिएटिव बंदा है उनका इंटरेस्ट ऑटोमेटिक इन सब चीजों में तो जाएगा ही जाएगा। अगर आप खुद क्रिएटिव हो और उस फील्ड में आप आ जाते हो तो आपको और हेल्प मिलता है, आप और धीरे धीरे करके और ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत अहम बात आपने कही कि जिसका जो इंटरेस्ट होता है उसको
अगर वो जॉब के रूप में करता है तो ज्यादा फायदा उसको मिलता है। आप अपनी शॉप को काम बनाइए, हाँ, फिर देखिए आप। अच्छा, इसमें हम देखते हैं वसुंधरा जी कि जब हम ऑफिस की बात करते हैं तो ऑफिस में अक्सर ये होता है, जब देखते हैं कि कोई बिल्डिंग तैयार होती है तो एक बड़ा सा स्पेस छोड़ दिया जाता है आपके पास में, केवल दे दिया गया है, उसके बाद आपको मैनेजमेंट करना है। कैसे होता है स्पेस मैनेजमेंट? ये फिर डिपेंड करता है आपका प्रोफेशन क्या है। मान लीजिए एक बिल्डर है जिसको अपना बड़ा सा ऑफिस वो करना है, तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट मांगते हैं कि आपको कौन कौन सी कैबिन चाहिए। होता ये है कि अगर कॉर्पोरेट ऑफिस है या बड़ी ऑफिस जब हम डिजाइन करते हैं तो वहाँ पे उनके अंडर में सीए भी होते हैं, अकाउंटेंट भी होते हैं, और हो सकता है 2 बॉस कैबिन बनाना पड़ जाए, बहुत सारी चीजें होती है। तो उसको सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट में पहले बांटते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारी, देन उसके अकॉर्डिंग फिर स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, रिक्वायरमेंट जैसे आपको पता चल गई कि इतने हमको केबिन बनाने हैं या इतनी हमको जगह बनानी है, ऑब्वियस सी बात है जो क्लर्क है या जिसके पास में खाता बही का काम ज्यादा है तो वहां पर फाइलें बहुत ज्यादा होंगी, तो ये इसके अकॉर्डिंग जो डिजाइन करते हैं आप, उसमें ये हेल्प करता है आपको? हाँ, बिल्कुल करता है। वहाँ पे फिर हम पेपर वर्क जिस ऑफिस में ज्यादा होता है, जैसे सीए हो गए, वकील हो गए, या अकाउंटेंट का वो है जहाँ पे फाइल वर्क और पेपर वर्क ज्यादा हो रहा है, वहाँ पे स्टोरेज का हमको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। उनकी कैबिन की साइज कैसी होनी चाहिए, कितनी बड़ी टेबल होनी चाहिए। स्पेस मैनेजमेंट में वही चीजें आ जाती है, जब एक डिजाइनर एंट्री करता है तो सारा कुछ एक एक इंच भी मायने रखता है स्पेस का। तो अक्सर आप देखते हैं कि छोटी से छोटी जगह भी बड़े सुंदर तरीके से यूज होती है, जो हमारे दिमाग में नहीं आती कि हाँ यहाँ पर हम एक टेबल रख सकते थे, और जो इन्होंने रखा हुआ है। स्पेस मैनेजमेंट के बाद हम बात करते हैं जिस बिल्डिंग में हमने ये स्पेस मैनेजमेंट किया है, अब वहां पर किस तरीके के फर्नीचर होंगे, क्या वुडन के होंगे या टाइल्स के होंगे, ये किस तरीके से डिसाइड करते हैं आप लोग? क्योंकि टारगेट आपको मिल गया है, अब इसकी जो खूबसूरती आपको बढ़ानी है ऑफिस की, तो यहाँ पर किन बातों को खास तौर पर ध्यान दिया जाता है? सबसे पहले तो जिस चीज के लिए हम बैठे हैं वर्क करने के लिए, वो फुलफिल होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद हम आते हैं ब्यूटी में। ब्यूटी में भी ये है कि डिपेंड करता है हमारे पास अगर जगह है तभी हम, आपने जैसे फ्लावर पॉट और ये सारी चीजों की बात की है, तो छोटी सी जगह है तो वहाँ पे कैसा किस चीज को हम डाल सकते हैं और क्या साइज के हम डालें, तो वो सारी चीजें हमको सोचनी पड़ती है। अगर नहीं है हमारे पास जगह तो हम वॉल को खूबसूरती वो कर सकते हैं और बाकी सारी चीजें एसेसरीज ना डालें, तो वो है। अपने पास जगह है तो एसेसरीज भी डालें, वॉल को भी आप हाईलाइट करिए, आप फ्री हैं फिर। बिल्कुल, एक तो आपने बताया कि प्रोफेशन के लिहाज से आप स्पेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये तो तब आपने किया जब आपको खाली जगह मिल गई और वहां पर आपने अपनी क्रिएटिविटी तमाम दिखा दी, लेकिन कई बार ये होता है कि जिस शॉप पे हम जा रहे हैं वहां पहले से ही किसी और की शॉप रही हो, ऑलरेडी वहां पर बहुत सारे कबर्ड या टेबल या जो कैबिन है वो बने हुए हों, वहां पर जब आपको दोबारा अपने प्रोफेशन को स्टैब्लिश करना होता है तो क्या आपको लगता है कि डिजाइनर जो होता है इंटीरियर, उसके पास चुनौती थोड़ी ज्यादा हो जाती है? बिल्कुल होती है। ऑलरेडी अगर थोड़ी बहुत बनी हुई है तो हम सारा का सारा चीज हम फेंक तो सकते नहीं है, वहीं पे हमारी वो दिख जाती है क्रिएटिविटी कि आप बनी हुई चीजों को कैसे रेनोवेट करके या मॉडिफाई करें, रेनोवेट करें, या अपनी यूज की चीजें हैं तो हम रखें, नहीं है यूज की चीजें तो उसको हटा दें, और वही है सब। बिल्कुल। अच्छा, जब वास्तु का जिक्र करते हैं हम वसुंधरा जी, तो क्या प्रोफेशन के हिसाब से वास्तु अलग अलग होता है या जो फ्रंट ऑफिस का वास्तु है वो सभी जगह पर एक जैसा होता है कि दिशा या बैठने की जो बात है या जो लाइट का मैनेजमेंट है, या एक ही समान होता है कि हाँ वास्तु में ये चीजें यहाँ पर होनी चाहिए, तो ये किस तरीके से आप लोग मैनेज करते हैं? कुछ चीजों में है, जैसे ऑफिस का सबसे पहले वास्तु जब हम देखेंगे तो 3-4 चीजें हैं जिसको सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं। एक तो बॉस कैबिन है जो साउथ वेस्ट में होनी चाहिए, और स्टाफ का एरिया है नॉर्थ ईस्ट होनी चाहिए। अगर वॉशरूम हम दे रहे हैं तो साउथ वेस्ट में ना हो, ये अवॉइड करनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में हो तो अच्छा है। और छोटा सा हम पूजा का देते ही हैं तो नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए। और प्रोफेशन वाइज अगर हम थोड़ा सा देखना चाहें तो जिनको माइंड सेल करनी होती है, जैसे प्रोफेशनल जो होते हैं, वकील हो गया, डॉक्टर है, जिनको अपना ज्ञान देना होता है, प्रोडक्ट नहीं, दिमाग का काम जहाँ पर होता है, प्रोडक्ट सेल नहीं करनी होती है, तो उनको जो डेस्क है वो ईस्ट में करनी चाहिए। अच्छा। और बाकी बिजनेसमैन हैं जैसे, तो अगर नॉर्थ में भी करे तो उनके लिए ठीक है। नॉर्थ में जनरली बोला जाता है कि जिनको कैश से रिलेटेड दिन भर काम होता है, जैसे सीए हैं या
जिनका मनी माइंडेड जो ज्यादा होते हैं वो नॉर्थ में मतलब जैसे अगर हम बात करते हैं आजकल जो शोरूम्स हैं, कपड़ों के भी शोरूम्स हैं, वो भी डिजाइन करते हैं, क्योंकि जब आप एंट्री करते हैं वहां पर भी काफी कुछ हम देखते हैं। तो क्या वहां पर भी ये वास्तु लागू होता है कि जो कपड़े का व्यवसाय कर रहा है या जो खाने पीने का जो व्यवसाय कर रहा है, तो व्यवसाय के हिसाब से भी वास्तु जो है वो डिसाइड होता है यहाँ पर? नहीं, फिर उसमें हम जब चर्चा करेंगे तो बहुत डीपली वास्तु में ही जाना हो जाएगा। बाकी वास्तु में ये बोला जाता है कि जो प्रोफेशनल होते हैं, मान लीजिए इंटीरियर डिजाइनर है, आर्किटेक्ट है या वो है, तो आप बैक में अपन कैबिन के बैक में जो वॉल है वो सॉलिड वॉल होनी चाहिए। अच्छा। कभी भी विंडो या ग्लास रिफ्लेक्ट नहीं करनी चाहिए, है ना। तो ये एक तो प्रोफेशनल लोगों के लिए हो गया। बाकी एकदम बहुत शॉप वालों का ऐसा वो हो रहा है, वैसा बहुत ज्यादा है। अच्छा, जहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज एक साथ बैठकर काम करते हैं, वहां पर उनकी फेसिंग कैसी होनी चाहिए? वो जो फर्नीचर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो वुडन का होना चाहिए? इन तमाम बातों पर भी मैं आपसे जानकारी जरूर लूंगी। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आशियाना में। छोटी सी छोटी जगह को भी उपयोगी बना देना, ये खूबी होती है इंटीरियर डिजाइनर की। चर्चा हम कर रहे हैं, वसुंधरा वर्मा जी हमारे साथ में बनी हुई है। वसुंधरा जी, ये बड़ी खूबी की बात है कि छोटी सी जगह को भी उपयोगी बना देना एक इंटीरियर डिजाइनर करता है। लेकिन अगर ये खूबी आपको कम बजट में दिखानी हो, यानी कि कम पैसे में टैलेंट ज्यादा दिखाना हो, तो चुनौती कितने ज्यादा दिखती है आप? वही तो इंटीरियर डिजाइनर का टैलेंट वहां पर ज्यादा दिखता है। वहां पे ये होता है कि कम से कम में हमको खूबसूरत प्लस फंक्शनल छोटी जगह मिल रही हो तो हमारे लिए और थोड़ा सा मेहनत बढ़ जाता है कि छोटी से छोटी जगह में सभी रिक्वायरमेंट फुलफिल भी करनी है, अच्छा भी जगह दिखाना है, प्लस क्लाइंट को सेटिस्फाइड भी चाहिए। हाँ, उनको सेटिस्फाइड भी होना चाहिए कि हाँ इतने कम बजट में हमने करके दिखा दिया। तो वहां पे फिर हम लोग को मटेरियल का जो डालना होता है उस पर ज्यादा ध्यान देना होता है। तो फिर ऐसे में कम बजट का जब हम काम करवाते हैं तो इसमें जो मटेरियल यूज होता है, क्या मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाती है या डिजाइन में उसका यूज कम होता है? ये कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, डिजाइन तो हमारी रहेगी, जितना अच्छा हम डिजाइन कर सकते हैं कम बजट में भी और हाई बजट में भी, वो मायने नहीं रखता डिजाइन का बहुत ज्यादा कि कम बजट में कर रहे हैं तो डिजाइन अच्छी नहीं बन रही है, अच्छा हम नहीं बनाएंगे। वहां पे मटेरियल की कॉस्ट पे ध्यान देते हैं। जैसे अब छोटा सा ही हम एग्जांपल ले लें, प्लाई आपका 50 रुपए से स्टार्ट होके 200-300 तक की रेंज में भी आती है। वैसे ही और भी मटेरियल हम जो यूज करते हैं उसमें कम में भी मिलते हैं और ज्यादा में भी। तो यहाँ पर जो मटेरियल है वो कम हम यूज करके उसकी लागत को काफी कम कर सकते हैं। मटेरियल कम यूज करके नहीं, कम रेट वाली मटेरियल यूज करके। अच्छा, ये तो हमने बात की कॉस्ट की, और अगर हम बात करते हैं डेकोरेशन की, क्योंकि डेकोरेशन ही सबसे ज्यादा अहम फील्ड हो जाता है इंटीरियर के लिहाज से, तो जब आपको वॉल को सुंदर बनाना है अगर ऑफिस में, तो ऑफिस के लिहाज से वॉल की जो डेकोरेशन होती है उनमें किन बातों का ध्यान रखा जाता है? देखिए, ऑफिस के लिहाज से वॉल की जो डेकोरेशन है वो मास्टर केबिन जो है उसके बैक में, जैसे कि आपने वास्तु का क्वेश्चन किया था, तो उसमें ध्यान देते कि गोल्डन कलर हो, येलो कलर हो, तो उस कलर को हम लेते हुए और भी मटेरियल्स आते हैं, वॉलपेपर आते हैं, कलर आते हैं, टेक्सचर आते हैं, हाइलाइटर शीटें आती है, आप ग्लास यूज कर सकते हैं हाइलाइट्स करने के लिए कोई भी जगह को। तो मटेरियल बहुत अवेलेबल है मार्केट में, फिर वो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। आजकल क्या चलन चल रहा है? जैसे मान लीजिए कॉर्पोरेट ऑफिस की हम बात करते हैं या फ्रंट ऑफिस की बात करते हैं, रिसेप्शन की आप बात करते हैं, तो क्या एक ही ऑफिस में अलग अलग वैरायटी आप यूज कर सकते हैं या सबको एक थीम में भी आप डेकोरेट कर सकते हैं? किसी भी जगह का जब हम इंटीरियर करते हैं तो सबसे पहला तो ये है कि हम जो भी वर्क करते हैं वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो रिसेप्शन एरिया जो होता है वो उस कंपनी के वर्क को रिफ्लेक्ट करे, या एक पर्सन जो प्राइवेट ऑफिस अपना जो बना रहा है उसके वर्क को रिफ्लेक्ट करे, तो वो रिसेप्शन एरिया में अगर कोई अपने वर्क को डिस्प्ले करना चाह रहा है तो उस चीज को भी हम डाल सकते हैं रिसेप्शन एरिया में। कोई आर्टिस्ट का आप मान लो ऑफिस डिजाइन कर रहे हैं, वहाँ कुछ यूनिक सी चीजें आप देना चाहते हैं,
तो वो डिपेंड करता है फिर उसके हिसाब से। बिल्कुल। कई बार ये होता है कि आपको खुली ऑफिस मिल जाती है, वहां पर सनलाइट का स्कोप होता है तो आप बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, लेकिन चुनौती वहां पर होती है जहां पर सनलाइट भी नहीं है, लाइट को भी आपको मैनेज करना है और उजला हुआ या खुला हुआ दिखाना है। इससे जुड़ी जानकारी भी मैं आपसे लूंगी वसुंधरा जी। रुकेंगे यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आशियाना में। वसुंधरा जी, जब हम बात करते हैं कि लाइट की, जैसे ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि जहां पर प्रॉपर सनलाइट आ रही है वहां पर तो आप पर्दे लगा के उसे कम कर सकते हैं, लेकिन जहां पर लाइट नहीं आ रही है और ऑफिस को भी आपको वो करना है, इंटीरियर करना है, तो यहाँ पर लाइट मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं आप लोग? बिल्कुल, उस समय हम जब इलेक्ट्रिक ड्राइंग्स तैयार करते हैं कभी भी ऑफिस का, तो इलेक्ट्रिक ड्राइंग्स में सारे सुविधाओं को भी हम ध्यान देते हैं कि एक कंप्यूटर ऑपरेट मान लो हम कर रहे हैं तो उनके लिए किन किन चीज़ों की, कहाँ पे प्लग की जरूरत है, क्या है नहीं है, और टेबल के जस्ट हम जहाँ पे हम वर्क करते हैं वहाँ पे लाइट्स आनी चाहिए, तो टेबल के ऊपर हम लाइट देके उस कमी को पूरी कर सकते हैं। वैसे ही पूरे प्लानिंग के समय पूरी ध्यान देनी पड़ती है कि लाइट हमको कैसे और कहाँ पे अरेंज करनी है। बिल्कुल। तो लाइट में भी किस तरीके की, जब हम छत की भी बात करते हैं इंटीरियर पे तो छत भी शामिल हो जाती है, तो क्या यहाँ पर फॉल सीलिंग की भी जरूरत पड़ती है या किस तरीके से यहाँ पर लाइटिंग इंतजाम छत पर किया जाता है? फॉल सीलिंग की जरूरत है। देखिए, इंटीरियर में अगर हम फॉल सीलिंग नहीं करें तो इंटीरियर तो अधूरी ही है। आपने सारा कुछ कर लिया, फर्नीचर बना लिया, वॉल को सजा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर उसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है तो वो सारी चीजें तो जीरो है, अच्छा। तो दिखेंगी ही नहीं। आपने इतना सारा सब तो किया लेकिन उस चीज को दिखाई नहीं पा रहे। तो मतलब हाईलाइट के लिए भी जो छत का जो लाइटिंग है ये ज्यादा जरूरी है, आप समझते हैं? नहीं, ब्यूटी प्लस वर्किंग, अच्छा, वो तो दोनों के लिए ही जरूरी है। अब जैसे कि आपने बोला कि अगर नेचुरल लाइट नहीं आ रही है तो वो लाइट्स तो हमको देनी ही पड़ेगी, तो उसको फुलफिल कर सकते हैं इसके जरिए हम। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात आ जाती है पौधों की या जो डेकोरेटिव जो पीसेस होते हैं, ऑफिस के लिहाज से किन चीजों को इसमें शामिल करते हैं आप लोग? ऑफिस के लिहाज से अगर हम नेचुरल चीजें जैसे कि प्लांट्स को आपने बोला तो एक देखा जाए तो दूसरा घर है ऑफिस जो है। पहला तो घर तो घर ही है, उसके बाद सेकंड घर तो ऑफिस ही है जहाँ पे हम ज्यादा टाइम बिताते हैं। तो जितना हो सके सुकून और एक आराम को ध्यान में रखना चाहिए, उससे आपकी वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ती है। अच्छा ना, एक अच्छा ऑफिस जहाँ पे आपको सभी सुविधाएं दी जा रही है, सभी चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है, आपको मजा आएगा काम करने में। मतलब एक दिमागी सुकून भी जो है वो इंटीरियर का एक पार्ट हो जाता है। काफी अहम आपने जानकारी दी वसुंधरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम आशियाना में आज बस इतना ही। मुझे दें इजाजत, नमस्कार।